वक्त की बड़ी खबरें। गाजियाबाद में पुलिस ने युवक पर पिस्टल तानने के आरोपी आर्यन यादव को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मुरादनगर का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उसने दूसरे युवक पर पिस्टल तान दी थी और पिस्टल तानने वाला था आर्यन यादव। जिम में विवाद के बाद तानी थी पिस्टल। आरोपी प्रधान पद का लड़ चुका है चुनाव। मुरादाबाद इलाके की वारदात, मगर अब पुलिस एक्शन में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया इस युवक को। जिम में हुए विवाद के बाद उसने दबंगई दिखाते हुए दूसरे युवक पर पिस्टल तानी थी। आर्यन यादव पहले प्रधान प्रत्याशी भी रह चुका है और दबंगई की वजह से अब सलाखों के पीछे। तो दोनों तस्वीरें देखिए आप। पहली तस्वीर में देख सकते हैं आरोपी आर्यन यादव किस तरह से पिस्टल निकालकर गुंडई कर रहा है, पिस्टल लहरा रहा है। ये हेकड़ी देखिए, हाथ में पिस्टल, तो फिर बस दुनिया जैसे कदमों में रस्सा कसी भी चल रही है और बाकी युवकों के साथ। मगर दूसरी तस्वीर भी देखिए, गिरफ्तारी के बाद किस तरह से लॉकअप में डरा सहमा दुबका सा बैठा है। अमित राणा मेरे साथ जुड़ गए। अमित, तो ये आखिर क्या वजह थी इस हेकड़ी की, पिस्टल लहराने की? देखिए, आपको बताना चाहूंगा, जो आर्यन यादव नामक युवक है जिसे गिरफ्तार किया है पुलिस ने वायरल वीडियो होने के बाद, जिम को लेकर इनका कोई विवाद चल रहा था और उस विवाद के चलते ही इसने अपनी जो पिस्टल थी वो निकाली और निकालने के बाद जिस तरीके से उसका वीडियो भी वायरल किया गया, इससे साफ हो रहा है कि वो अपना वर्चस्व भी इलाके में चाहता था। ये वही आर्यन यादव है जिसने कि पूर्व में प्रधान पद के लिए चुनाव भी लड़ा था, लेकिन जैसे ही इसकी वायरल वीडियो हुई उसके बाद पुलिस ने इसको संज्ञान में लिया और तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए आज इसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। दो तस्वीरें स्क्रीन पर चल रही हैं। एक में आप देख सकते हैं कि रॉब गालिब कर रहा है और पिस्टल खुले में लेकर चल रहा है, लोगों पर तान रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं जब लॉकअप के अंदर बैठा हुआ है, एकदम सहमा बैठा हुआ है, मानो कि एकदम भीगी बिल्ली बनकर बैठा हुआ हो। तो इसने ये कहा कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, गाजियाबाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ये इसको गिरफ्तार कर लिया है और उसको जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। तो ये आप दोनों तस्वीरों में पहले हेकड़ी और फिर दम दबाकर किस तरह से बैठा हुआ डरा सहमा सा लॉकअप में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंगलवार को कई राज्यों में नए राज्यपाल बनाए। कैबिनेट विस्तार की अटकलों के बीच अचानक हुए इस परिवर्तन से सियासत में खलबली मच गई। जानकारी के मुताबिक देश के कुछ राज्यों को ट्रांसफर करके दूसरे राज्यों में राज्यपालों को भेजा गया है, जबकि कुछ नए राज्यपालोों की नियुक्ति भी की गई है। केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। मिजोरम के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई को ट्रांसफर कर गोवा का राज्यपाल बनाया गया है। बंडारू दत्तात्रेय को हिमाचल प्रदेश से ट्रांसफर करके हरियाणा का राज्यपाल बना दिया गया है, जबकि डॉक्टर हरिबाबू कम्हम पति को मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। मंगूभाई छगनभाई पटेल मध्य प्रदेश और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल होंगे। राष्ट्रपति के प्रेस सचिव अजय कुमार की विज्ञप्ति के मुताबिक ये नियुक्तियां ऑफिस में कार्यभार संभालने की तारीख से प्रभावी मानी जाएंगी। और मोदी सरकार ने राज्यपालों की नियुक्ति में सभी वर्गों को ध्यान में रखा है। राज्यपालों में सबसे ज्यादा SC, ST और OBC कम्युनिटी से बनाए गए हैं। साथ ही महिला राज्यपाल के तौर पर बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की राज्यपाल हैं। नए नियुक्ति में देश के बड़े दलित नेता थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है। वहीं ST कम्युनिटी के मंगूभाई पटेल को बनाया गया है राज्यपाल, जबकि रमेश बैस, बंडारू दत्तात्रेय, गंगा प्रसाद चौरसिया जैसे नेताओं को OBC कम्युनिटी से बनाया गया है। जाट कम्युनिटी से 3 गवर्नर हैं। पश्चिम बंगाल, गुजरात और मेघालय में सेवा दे रहे हैं। मोदी सरकार ने मुस्लिम कम्युनिटी से भी 2 गवर्नर केरल और मणिपुर में सेवा दे रहे हैं। हरिबाबू और बंडारू दत्तात्रेय 2 तेलुगु भाषी राज्यपाल हैं। और गुरुवार को मोदी कैबिनेट विस्तार होगा। 8 जुलाई को 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक है। इसके बाबत इस पर चर्चा होगी। विस्तार पर मोदी कैबिनेट में शामिल होंगे 22 नए मंत्री। पीएम ने 8 जुलाई को सारी बैठकें रद्द कर दी हैं और कैबिनेट विस्तार को लेकर के बैठक होगी, गहन मंथन होगा। तो ये बड़ी खबर आज निकल कर आ रही है जिसकी सुबह काफी समय से है। न्यूज़ 18 ने पहले ही आपको बताया था कि कैबिनेट विस्तार
के लिए तमाम कवायदें चल रही है अंदर खाने पार्टी में, और अब वो बातें सच होती नजर आ रही है। 8 जुलाई को 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और इसी में तय हो जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा होगी। मोदी कैबिनेट में 22 मंत्री हैं, उनकी तादाद को बढ़ाया जाएगा। इस वक्त आपको बताएं 53 मंत्री हैं, और जबकि अधिकतम जो सीमा है उसके हिसाब से 81 मंत्री हो सकते हैं, तो 22 और नए मंत्री होंगे। मोदी सरकार में कई मंत्रियों के पास अभी एक से ज्यादा मंत्रालय भी हैं। देखिए इनमें कौन कौन से वो लोग हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन के पास 3 महकमा है, पीयूष गोयल के पास 3 मंत्रालय, नरेंद्र सिंह तोमर के पास 4, रविशंकर प्रसाद के पास 3, जितेंद्र सिंह के पास 4, प्रकाश जावड़ेकर के पास 3, प्रहलाद जोशी के पास 3। देखिए रविशंकर प्रसाद के पास 3, जितेंद्र सिंह के पास 4, प्रकाश जावड़ेकर के पास 4, नरेंद्र सिंह तोमर के पास 4। तो इस तरीके से प्रहलाद जोशी भी हैं जिनमें 3 हैं उनके पास, और इनके विभागों को कम किया जा सकता है ताकि कामकाज को ज्यादा असरदार तरीके से मुकम्मल कर पाए, संपन्न कर पाए ये मंत्री। और मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में इन छोटे दलों को मौका जिनको मिल सकता है उनमें है जेडीयू, एलजेपी, पारस गुट और अपना दल एस। इन्हें भी जगह मिल सकती है। गाजियाबाद में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। कविनगर थाना पुलिस ने केंद्रीय मंत्रियों की आवाज निकालकर फ्रॉड करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग अधिकारियों पर ट्रांसफर, पोस्टिंग समेत दूसरे कई काम को कराने को लेकर दबाव बनाते थे। पकड़े गए आरोपियों के नाम बागपत के रहने वाले हर्ष और विक्रांत हैं। दोनों 12वीं पास बताए जा रहे हैं। ये लोग फर्जी आईडी पर खरीदे गए सिम कार्ड से नेताओं की आवाज में अधिकारियों को कॉल करते थे। आरोपी हर्ष मिमिक्री के जरिए पहले नेता का पीए बनकर अधिकारी को कॉल करता था और बाद में खुद नेता बनकर बात करता था। ऐसे ही एक मामले में हर्ष ने केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह की आवाज में सिंचाई विभाग के सीएमडी को फोन कर एक इंजीनियर के गाजियाबाद ट्रांसफर के लिए दबाव बनाया था। सीएमडी को शक हुआ तो उन्होंने जनरल वीके सिंह के कार्यालय में संपर्क किया, तब जाकर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। इसके बाद वीके सिंह के कार्यालय प्रतिनिधि की शिकायत पर कविनगर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। के कविनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार करा है, जिनका नाम विक्रांत और हर्ष है, जो कि थाना छपरौली जिला बागपत के रहने वाले हैं। ये दोनों ही व्यक्ति फर्जी सिम कार्ड लेकर केंद्रीय राज्य मंत्रियों की आवाज़ निकालकर अधिकारियों को फ़ोन कर उन पर दबाव बनाते थे। इन दोनों से पूछताछ करने में पता चला है कि इन लोगों ने केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान एवं केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह की आवाज़ निकालकर अधिकारियों को फ़ोन करा है। तहरीर मिलने के बाद इस पर मुकदमा लिखा गया है एवं इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बालिका गृह से लड़कियों के भागने पर सीएम नाराज हैं। लखनऊ के बालिका गृह से 5 लड़कियां भागी थीं। सीएम योगी ने स्वाति सिंह को बुलाकर नाराजगी जताई है। मंत्री और विभागीय अधिकारियों से जवाब मांगा है। विभागीय मंत्री स्वाति सिंह से मांगी है जानकारी। लड़कियों की सुरक्षा को लेकर के सवाल पूछे हैं। अधिकारियों को बेहतर व्यवस्था के निर्देश भी दिए हैं। तो सीएम योगी ने मंत्रियों को बुलाकर जवाब तलब किया है, नाराजगी जाहिर की है और बालिका गृह से जिस तरह से लड़कियां भागी हैं उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है और मंत्रियों से सवाल पूछे हैं। बालिका गृह से लड़कियां भाग गई थी। 5 लड़कियों के भागने की बात कही जा रही है। गायब हुई थी ये 5 लड़कियां। इसी को लेकर सीएम ने अब बड़ा कदम उठाया है। मंत्री को तलब किया। स्वाति सिंह है मंत्री इस विभाग के और उनको तलब कर स्वाति सिंह को तलब कर नाराजगी जाहिर की है। पूछा है, सवाल पूछे हैं किस तरह की व्यवस्था है, कैसी सुरक्षा है इन लड़कियों की। तो जाहिर है इसके बाद हड़कंप महकमे में खुद मंत्री को तलब किया, विभागीय अधिकारियों से भी जवाब मांगा। लड़कियों के
की सुरक्षा को लेकर सवाल पूछे सीएम योगी ने। कैसे भागी लड़कियां, किस तरह की सुरक्षा है? बालिका गृह से लड़कियों के भागने के बाद सीएम की नाराजगी सामने आ रही है। पूछे हैं सवाल सीधे मंत्री से, बुलाकर मंत्री स्वाति सिंह से किस तरह की सुरक्षा रखी जा रही है बालिका गृह में। अजीत सिंह हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, किस तरह से ये पूरा मामला सामने आया था और अब सीएम का एक्शन? देखिए, बिल्कुल जिस तरह बालिका गृह से बच्चियों के भागने का मामला आया था, उसको लेकर सीएम जैसे ही आज लखनऊ लौटे, उन्होंने बुलाकर जो विभागीय मंत्री हैं स्वाति सिंह, उनको फटकार लगाया और कहा कि कैसे लड़कियां भागी। इसके साथ ही उन्होंने कई सारे निर्देश भी दे डाले। उन्होंने 3 बहन की बैठक उस समय चल रही थी, उसी समय उन्होंने बुलाया था और महिला बाल संरक्षण गृहों को लेकर अजय मुख्यमंत्री काफी सख्त थे और उन्होंने कहा कि जितने भी प्रभारी मंत्री हैं, विभागीय अधिकारी हैं, बाल संरक्षण गृहों और महिला संरक्षण गृहों का निरीक्षण करें, मौके पर जाकर देखें कि जो वहाँ निराश्रित बच्चे हैं, बेटियां हैं, महिलाएं हैं, उनसे संवाद करें, उनकी जितनी भी जरूरतें हैं, उनकी जो अपेक्षाएं हैं उसको पूरा करें और राज्य सरकार द्वारा इन बच्चों और बेटियों के विकास के लिए जितने भी जरूरी प्रबंध हो सकते हैं वो सब किए जाए। और सीएम योगी ने इस बात की भी घोषणा की है कि स्वजनों को खोने वाले अनाथों की नाथ है प्रदेश सरकार। तो निश्चित तौर पर काफी नाराज थे मुख्यमंत्री और उन्होंने इस बात को नाराजगी जाहिर की और बुलाकर स्वाति सिंह को कहा कि ऐसा कैसे हुआ और क्या कर रहे थे अधिकारी और अफसर क्या कर रहे थे और विभाग क्या कर रहा था। तो नाराजगी जाहिर तौर पर उन्होंने जाहिर की और इसके साथ ही उन्होंने जो बेसिक शिक्षा विभाग के लेकर जो उसको धरना प्रदर्शन हो रहा है उसको लेकर भी जो उन्होंने सतीश द्विवेदी जो बेसिक शिक्षा मंत्री थे उनको भी बुला रखा था। मैं अजीत इसके बारे में भी जानूंगा। आप पहले एक दर्शकों को खबर बता दें, लेकिन जरा सोचिए कि सीएम की नजर से कोई भी मामला छूट नहीं पाता है। एक बालिका गृह से बालिकाएं कैसे भागी या कैसे गायब हुई, सीधे मंत्री को तलब कर लिया जैसे ही इस खबर की ये खबर सीएम तक पहुंची। और शिक्षक भर्ती हंगामे की बात कर रहे थे, आप बने रहिए मेरे साथ अजीत में। लेकिन खबर बता दूं कि सीएम योगी इसको लेकर के सख्त हो गए। मंत्री सतीश द्विवेदी को सीएम ने सीधे सवाल पूछ दिए उनसे। पूछा आखिर क्यों यह हंगामा खड़ा हुआ है, जब भर्ती पारदर्शी तो पूरी जानकारी तो दीजिए। यह भी सीएम ने कहा है। सामाजिक विषय को गंभीरता से लें। सीएम ने यह भी नसीहत दी है। मंत्रियों के साथ अधिकारियों से भी सवाल पूछे हैं सीएम ने। मंत्री और अफसरों को फटकार भी लगाई है। शिक्षक भर्ती को लेकर चल रहे हंगामे पर सीएम योगी ने मंत्री सतीश द्विवेदी से सवाल किए, जानकारी मांगी हंगामे को लेकर। अजीत, ये हंगामा क्यों बरप रहा है और क्या सीधे मंत्री को फटकार पड़ी? देखिए, बिल्कुल क्योंकि जिस तरह कल घेराव किया था सतीश द्विवेदी के घर का जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं और उस अभ्यर्थी इस बात की मांग कर रहे थे कि वैकेंसी निकाली जाए, वो बीएड हैं, बेरोजगार हैं, जो वैकेंसी पहले से उसकी भर्ती किया जाए। उसको लेकर फिर पहले बातचीत हुई, फिर ये हुआ कि 5 लोग विधानसभा में बेसिक शिक्षा मंत्री से मुलाकात करेंगे। उसको लेकर फिर काफी तनाव होता रहा और दिन भर खबरें मीडिया पर चलती रही। उसको लेकर मुख्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त की और कहा कि ऐसा कैसे हो रहा है इस पूरे मामले की, आप पूरे तथ्यों के साथ उनके बीच में जाए और उनको पूरी जानकारी दें कि जो नौजवान है, जो बीएड बेरोजगार है, उनको इस चीज की जानकारी दीजिए कि क्या स्थिति है, सरकार कितनी नौकरियां दे रही है, कितनी देने वाली है, जो बेरोजगार है उनको रोजगार कैसे मिलने वाला, पूरे तथ्य के सामने जाइए और उनके सामने अपनी बात रखिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर बेसिक शिक्षा मंत्री से कहा कि अब काम ऐसे चलेगा नहीं, आपको अपनी परफॉर्मेंस देनी होगी। किसी भी विभाग के मंत्री होंगे, उनसे जुड़ा कोई मामला होगा, वो चाहे बालिकाओं का हो या बेसिक शिक्षा विभाग को, आप पूरे तथ्य के साथ पूरी जानकारी के साथ जाइए, उनके बीच में बैठिए और बात करिए, उस पूरे मसले का हल निकालिए। किसी भी सामाजिक इशू पर अगर कोई बात होती है तो सभी प्रभारी मंत्रियों को, विभागीय मंत्रियों को और अफसरों को उन्होंने कहा कि आप मौके पर जाएंगे, मौके पर लोगों से बात करेंगे और उसका हल निकालेंगे। मैं किसी तरह की बहानेबाजी सुनना नहीं चाहता। और आज काफी सख्त रुख दिखाया सीएम योगी ने। तो अजीत, हालांकि ऐसी कोई खबर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ लेना चाहता हूं, मंत्री सतीश द्विवेदी हो या स्वाति सिंह, उनकी सेहत ठीक है ना सरकार में जगह को लेकर? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री लगातार अपने मंत्रियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखते रहते हैं और समय समय पर उनकी रिपोर्ट लेते भी रहते हैं। तो कहीं ना कहीं मंत्रियों की बीपी भी मुख्यमंत्री बढ़ाते रहते हैं। देखिए, क्योंकि ये तय हो चुका है कि उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव होगा तो आपको विधायक का टिकट लेना होगा, तो मुख्यमंत्री की सहमति जरूरी है। सीएम योगी के नाम और काम पर ही 2022 का विधानसभा चुनाव होने वाला है। तो अगर सीएम की सहमति नहीं है, सीएम की नाराजगी और आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट ठीक नहीं है, तो आप पक्का मान के चलिए कि आने वाली विधानसभा चुनाव में ना आपको टिकट मिलेगा, ना ही जगह मिलेगी। सही बात है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जनता के काम में कोई कोताही नहीं, चाहे छोटा से छोटा मामला हो। सीएम खुद नजर रख रहे हैं, संज्ञान ले रहे हैं और एक्शन भी ले रहे हैं। यह बड़ी बात है। धन्यवाद अजीत आपका।
और अयोध्या दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव मौर्य को रुदौली में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। केशव मौर्य यहां शुजागंज में राम अचल गुप्ता की मूर्ति का अनावरण करेंगे। आपको बताएं कि राम अचल गुप्ता ने राम जन्मभूमि आंदोलन में अपना बलिदान दिया था। और योगी सरकार ताजनगरी आगरा में ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर ग्रेटर आगरा बनवाने जा रही है। ग्रेटर आगरा बसाने के लिए इनर रिंग रोड के पास 700 हेक्टेयर जमीन का प्रस्ताव आगरा विकास प्राधिकरण ने पास कर दिया है। एडीए उपाध्यक्ष राजेंद्र पैंसिया ने बताया कि 700 हेक्टेयर में प्रस्तावित ग्रेटर आगरा के लिए 500 करोड़ रुपए की जरूरत है। इसके प्रस्ताव को बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है। ये ने 612 हेक्टेयर ज़मीन का 4, 6 और धारा 17 किया था और एडीए के नाम भी हो गई थी ज़मीन, लेकिन अवार्ड नहीं कर पा रहे थे लंबे समय से। तो वर्तमान में कमिश्नर सर की लीडरशिप के अंदर बोर्ड के अंदर प्रस्ताव पास किया गया है कि लगभग 520 करोड़ हम लोन लेंगे और उस लोन के द्वारा जितना भी पैसा हमें देना है किसानों को अवार्ड के द्वारा, जो 4 गुना देना होता है, वो उनको दिया जाएगा। एक जगह पे 414 हेक्टेयर का एक तरह से पैच है जो रहन कला और रायपुर के अंदर है। उस पर हम चाह रहे थे कि जिस तरह से ग्रेटर नोएडा बसा हुआ उसी तरह से ग्रेटर आगरा बसाया जाए। योगी सरकार में ताज के साथ आगरा का नए तरीके से डेवलपमेंट होने जा रहा है और ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर अब ग्रेटर आगरा का विकास होगा। और यह ग्रेटर आगरा जो है ये इनर रिंग रोड के आसपास का जो 700 हेक्टेयर एरिया है उसमें विकसित किया जाएगा। तो जो ग्रेटर आगरा बनेगा उसमें तमाम फैसिलिटी होगी, रिहायशी आवास भी डेवलप किए जाएंगे, साथ ही साथ व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स भी बनेंगे, मेडिसिटी की भी योजना है और पूरा का पूरा प्रस्ताव जो है एडीए बोर्ड की बैठक में पास हो चुका है। अब इस पर अमल भी शुरू हो गया है। लगातार एडीए के बीसी, आगरा के कमिश्नर योजना को मूर्त रूप देने पे लगे हुए हैं और लगातार अधिकारियों की टीम उस इलाके का दौरा कर रही है। इनर रिंग रोड के आसपास का जो इलाका है वहाँ अधिकारी लगातार जाते हैं और निरीक्षण करते हैं। लोग भी वहाँ के काफ़ी खुश हैं और अब लंबे समय के बाद योगी सरकार में आगरा में अब ग्रेटर आगरा का विकास होने जा रहा है। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। और अब बात टीकाकरण की, जिसे रफ्तार देने के लिए बच्चों ने भी कमर कस ली है। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के करनाल की, जहां बाल कार्यकर्ताओं ने लोगों से न सिर्फ टीका लेने की अपील की बल्कि वैक्सीनेशन में अपना योगदान भी दिया। सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए क्योंकि ये तीसरी लहर है, उसमें बच्चों को भी ज़्यादा खतरा है। 18 साल के बाद जो ऊपर है उनको लगवानी चाहिए, पर वे लगवा नहीं रहे हैं। जल्दी से जल्दी सारे वैक्सीनेशन लगाएं, अनुशासन का पालन करें, इधर मास्क लगा कर आएं। बच्चे चल चल कह रहे हैं, आप आजकल कर रहे हैं, लेकिन टीके को लेकर आपकी इस आनाकानी से देर हो रही है। इसमें कोई शक नहीं कि टीका लेने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बावजूद इसके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वैक्सीनेशन से दूरी बनाए हुए हैं और ये बच्चे वैसे लोगों को ही प्रेरित कर रहे हैं। सुनिए वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे ये बच्चे क्या कह रहे हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पहले हम पूछते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे उनको टोकन नंबर देते हैं, फिर यहाँ पर उनका नाम, उनकी एज और मोबाइल नंबर लिखते हैं। मैं जी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनका आधार कार्ड देखता हूँ। किसी को पता नहीं था कि यहाँ वैक्सीनेशन लग रही है। फिर हमने कुछ आसपास वालों को बताया, उन्होंने और आसपास वालों को बताया और ऐसे यहाँ बंदे आने शुरू हो गए और अभी यहाँ डेली बहुत 100-200 बंदे आ जाते हैं। और अगर हम ऐसे ही करेंगे, 3 बंदे और 3 को बताएंगे तो शायद ये वैक्सीनेशन कैंप जल्दी खत्म हो जाए। वैक्सीनेशन सेंटर की ये तस्वीरें हरियाणा के करनाल की है, जहां की सामाजिक संस्था सेवा भारती वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग कर रही है, जिसका असर भी हो रहा है। काफी देशों में 70 से 80% वैक्सीन लग चुकी है और हमारे देश में
काफ़ी लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है, बट अभी बहुत से लोग हैं जो वैक्सीन नहीं लगवा पाए। और आज ये सेवा भारती आश्रम है जो यहाँ पे मैं वैक्सीनेशन कराने आया था अपनी मिसेस की। ठीक है जी, यहाँ पे बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, बहुत सही, सबने योगदान दिया, बच्चे बैठे हैं, सब कोऑपरेटिव हैं, बहुत बढ़िया है यहाँ पे सिस्टम सारा। हर वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर लोगों को जागरूक किया है और आगे भी ऐसे करते रहेंगे। हमारा लक्ष्य है कि कोई भी हरियाणा प्रांत के अंदर कोई भी सदस्य ऐसा ना रहे जिसको वैक्सीनेशन ना हो। बच्चों की अपील का असर साफ दिख रहा है। अब यहाँ भी टीका लेने वालों की तादाद बढ़ रही है, जो एक बेहद अच्छी बात है। अगर आप भी अब तक किसी किंतु परंतु में फंसे हुए हैं तो उससे बाहर निकलिए। टीका बिल्कुल सुरक्षित है, इसलिए बच्चों की सुनिए, टीके को चुनिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।